हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 500 एमसीक्यूज की सीरीज लगाने जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आरआरबी एएलपी 2018 में पूछे गए थे। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपको एक तो आरआरबी का लेवल पता चल जाएगा कि एएलपी में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। साथ ही साथ मैं इनको एक्सप्लेन करता चलूंगा, जिससे आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनसे जो भी क्वेश्चन उनमें पूछे जा सकते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, तो जिसमें भी आपको अच्छा लगे आप उसको प्रेफर कर सकते हो। तो ये हमारा पहला पार्ट है, जिसमें हर पार्ट में हम लोग लगभग 30 से 35 क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको खत्म किया जाए। तो चलिए फिर देर किस बात की, हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो अब आपके सामने स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सा क्रॉस परागण के लिए एक परागण एजेंट नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी फ्लावरी प्लांट होते हैं, जो 3000 एमसीक्यूज की सीरीज कराई है मैंने, उसमें बताया है कि जो फ्लावरी प्लांट होते हैं इनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसे स्टेमेंस कहते हैं और फीमेल वाले को पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल, या इन्हीं को हम लोग कार्पेल कहते हैं। अब ये जो आप येलो कलर का देख रहे हो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें भी जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हो ये एंथर है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये फिलामेंट है। ऐसे ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसमें ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है, ये बीच वाला स्टाइल और ये नीचे वाला ओवरी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर ये पॉलिनेशन क्या होता है कि इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एंथर वाले हिस्से पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इस पर कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिनको हम लोग परागकण कहते हैं। अब इन परागकणों का उड़ करके इस स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाना, या ये उड़ करके अगर इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर आकर के बैठ जाएं तो इसे ही हम कहते हैं पॉलिनेशन, यानी परागण कहते हैं। यानी यहाँ पर परागण हो गया। अब ये जो पॉलिनेशन है ये दो तरीके का हो सकता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें क्या होता है कि एक पौधे में अगर लेटर सपोज 2 फूल लगे हुए हैं, यहाँ पर एक और फूल ऐसे है और इसमें भी आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है। तो अगर इसमें जो एंथर वाला हिस्सा है इस पे जो परागकण है ये उड़ करके स्टिग्मा पर आकर के बैठ जाए, या फिर इसी पौधे के दूसरे फूल से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उड़ करके या ट्रांसफर अगर इनका हो जाए इसके स्टिग्मा वाले पार्ट पे, तो यहाँ पर ये जो पॉलिनेशन हो रहा है इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यानी एक ही पौधे में जो पॉलिनेशन होता है, भले वो एक ही फूल में हो या इसी पौधे के दूसरे फूल से हो, तो इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। वहीं पर अगर आप एक दूसरा पौधा ले आते हो, जैसे अब ये फूल है, इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो किसी दूसरे पौधे के, लेकिन पौधा सेम होना चाहिए। अगर ये मटर का है तो ये भी मटर का ही होना चाहिए, लेकिन एक ही पौधे के 2 फूल में नहीं हो रहा है, ये दूसरे पौधे, यानी इस पौधे का जो पॉलन ग्रेन्स है वो उड़ करके अगर इसके स्टिग्मा वाले पार्ट पे आकर के बैठ जाए तो इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेल्फ और क्रॉस में अंतर समझ में आया होगा। अब कह रहा है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है क्रॉस पॉलिनेशन में, इनका जो ट्रांसफर हो रहा है इसके स्टिग्मा वाले पार्ट पे, वो उसमें एजेंट का काम कौन करता है, कौन इनको उड़ा करके ले जाता है यहाँ पर? अब ये ऑटोमेटिक जादू से तो उड़ करके जाएंगे नहीं। तो देखिए ये आपका वाटर से भी जा सकता है, यानी पानी से भी, पानी में तैर करके ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो अगर यहाँ पे चले जाएं, आपने पानी भर दिया, ठीक है। और एनिमल्स, यानी जैसे आपकी तितली हो गई, भौरे हो गए, है ना, वो पौधों पर बैठते हैं। तो अगर वो यहाँ पर बैठे और यहाँ से परागकणों को ले जा करके फिर किसी दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर बैठ गए तो परागकणों का ट्रांसफर हो जाता है इसके स्टिग्मा पर, तो भी पॉलिनेशन हो जाता है। तो एनिमल भी एजेंट हो सकते हैं, विंड भी एजेंट हो सकते हैं। अगर हवा चल रहा है और हवा से उड़ करके यहाँ के जो पॉलन ग्रेन से उड़ करके स्टिग्मा पर बैठ जाए तो भी पॉलिनेशन हो जाएगा। बट प्लांट, अब ये पौधा खुद तो चल करके जाएगा नहीं यहाँ तक, तो प्लांट यानी जो पौधे ऐसे हैं जो परागण एजेंट नहीं है, बाकी सारे के सारे एजेंट थे। सो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ। इफ अ मैन कैन जंप 1.5 मीटर हाई ऑन द अर्थ, ऑन द मून ही कैन जंप अप टू अ हाइट ऑफ। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट इजी भी है, आसानी से आप लगा सकते हो। तो पहले एक बार आप इसको पॉज करके लगाया करिए, उसके बाद बढ़ा करिए आगे। तो यहाँ पर हमको दिया है कि वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी मून पे, वो 1/6 है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, यानी जीई के। तो ये कंडीशन गिवन है। अब कह रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति है जो कि अर्थ पे है, पहले अर्थ पे, और वो यहाँ से जंप कर रहा है, और जंप कर रहा है तो ये 1.5 मीटर हाई यानी ऊंचाई पर जा पा रहा है। अब यही कह रहा है कि अगर ये व्यक्ति मून पे चला जाए, मून पे, और यहाँ से ये जंप करे, लेकिन कंडीशन ये है कि ये उसी स्पीड से जंप करे, ठीक है। यानी इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ पर है वो यू है, और इसी अगर इनिशियल वेलोसिटी यू से यहाँ पर भी अगर जंप करता है
तो वो कितनी हाइट तक जा सकता है, वो हाइट हमको पता करना है। तो अब देखिए यहाँ पर कहीं भी आपको टाइम नहीं गिवन है, तो आप जो मोशन का थर्ड इक्वेशन है वो लगा दो, यानी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहां पर आप a लिख रहे हो वहां पर आप g कर लो, क्योंकि यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखना है, क्योंकि हम हाइट को देख रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। अब आप देख रहे हो कि जब ये हाइट पर जा रहा है, तो अब एक समय ऐसा आएगा जब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, फिर ये नीचे की तरफ आएगा। तो हम मान ले रहे हैं कि जो जिस हाइट पर ये पहुंच रहा है वहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जा रही है। तो ये हमारा सिंपली आ जाएगा यू स्क्वायर, जिस वेलोसिटी से ये जंप कर रहा है, और ये जो जी की वैल्यू है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ हमेशा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, और नीचे की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होती है। तो यू स्क्वायर यहाँ पर जी की वैल्यू अगर आप नेगेटिव करोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये 2g, और ये अर्थ का है तो जी ई कर लो आप इसको, और ये एस डिस्प्लेसमेंट है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1.5 मीटर का। ठीक है, तो 1.5 आप यहाँ पर रख दो, तो यू स्क्वायर जो है वो आपका आ गया, सिंपली ये आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5 का 2 में, तो ये 3GE हो जाएगा। इसको आप इस साइड लेकर के आओगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक तो ये आपका इक्वेशन बन गया। ऐसे ही आप इसमें भी अप्लाई कर दो मोशन का जो थर्ड इक्वेशन है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। तो यहाँ पर देखिए आपका अगेन इस हाइट पर जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो गिवन ही है कि दोनों का सेम है, यू स्क्वायर। और यहाँ पर भी देखिए जो जी है, क्योंकि ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो माइनस में होगा, तो ये -2, लेकिन ये जो जी है वो आपका मून वाला है, यानी मून पर आप हो, तो ये GM कर लो, और ये हाइट आपको पता करना है, यानी डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ है h, जो हमको पता करना है। तो यहाँ से जो यू स्क्वायर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2GM इंटू h। तो अब आप देख सकते हो कि दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम है, यानी एक ही वेलोसिटी से जंप कर रहा है और पता करना चाहता है कि मैं कितना हाइट तक उछलूंगा। तो u अगर सेम है दोनों का, तो ये जो है वो ठीक इसके बराबर होगा। तो आप रख दो यहाँ पर 3GE इज इक्वल्स टू 2, इस GM की जगह पर अब आप रख सकते हो 1.6 GE, क्योंकि ये गिवन था हमको, 1.6 GE इंटू h। ये GE से GE कट जाएगा, और ये आपका 2 3 6 हो जाएगा, और ये h की वैल्यू अब आ गई 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 मीटर। सो h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी हो जाएगी 9 मीटर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज काफी इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको कर सकते हो। आगे है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज आर द सेल्स लिविंग elongated एंड irregularly thickened एट द कॉर्नर्स। तो आपको ये जितने भी टिश्यूज देख रहे हैं ये सारे टिश्यूज हैं, पेरेनकाइमा, एरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, ये तीनों जो हैं इनमें लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स। ठीक है, लिविंग सेल्स। बाकी जो स्क्लेरेनकाइमा एकमात्र अकेला ऐसा टिश्यूज है जिसमें डेड सेल होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो सारे के सारे लिविंग हैं, लेकिन इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स, ये आपका कोलेनकाइमा में होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक्चुअली देखिए यहाँ पर जो प्लांट टिश्यूज हैं इनके दो टाइप होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मतलब जिसमें सेल डिवीजन होता है, ठीक है, जिसमें सेल डिवीजन होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, इनमें सेल डिवीजन, जब इनमें सेल डिवीजन होना बंद हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब ये परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप से होते हैं, एक आपका सिंपल परमानेंट, एक आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट। और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है इनमें भी तीन टाइप होते हैं, एक आपका पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा का काम है फूड को स्टोर करना, और जो कोलेनकाइमा का काम है, कोलेनकाइमा में एक्चुअली पेक्टिन एक मटेरियल पाया जाता है, पेक्टिन, जो कि पौधों को फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है। अब ये इतना भी लचीला ना हो कि टूट जाए, इसके लिए स्क्लेरेनकाइमा, इसमें लिग्निन पाया जाता है, लिग्निन, जो कि इसको हार्डनेस, स्टिफनेस या कठोरता प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी इसको पौधों को हार्ड बनाता है। ये एज अ सीमेंट की तरह काम करता है, जैसे सीमेंट दीवारों को कठोर बनाता है, ऐसे ही स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन पाया जाता है जो इनको हार्डनेस प्रोवाइड करता है पौधों को। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आप जानिएगा। बाकी जो कोलेनकाइमा है इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ये थोड़ा थिक एंड कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, और इरेगुलर होते हैं, इस वजह से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिसिस्ट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ बुआयंट फोर्स। तो इसमें से कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये बुआयंट फोर्स क्या होता है, इन्होंने कहा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में या फिर किसी फ्लूइड में पार्सली या फिर पूरी तरीके से डुबोते हैं तो इसके कारण क्या होता है, एक तो फोर्स ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ लगाता है, लेकिन इसमें जो फ्लूइड भरा है जैसे यहाँ पर पानी है वो भी इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, इसी को हम लोग कहते हैं बुआयंट फोर्स। अब ये जो फोर्स लगाएगा इसकी वजह से यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पहले हवा में लटक रहा था, लेट अस सपोज इसका जो वेट है
वो हम मान लेते हैं अभी 7 kg है। अब जब ये पानी में पूरी तरीके से डूब जाता है तो आप देखोगे कि इसका जो वेट है, आप मेजर करोगे आप कोई मेजरिंग मशीन लेकर के, तो ये आपका जो वेट है वो 6 kg आएगा, मतलब कम आएगा। सिंपली ये मैं बस मैं मान रहा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप ये हवा में था वेट, जैसे आप इसको पानी में डुबो रहे हो तो ये कुछ पानी को डिस्प्लेस करेगा, और वो जो पानी को डिस्प्लेस करेगा उसका जो भी वेट होगा, वेट बोले तो वेट मैंने आपको बताया है ये और कुछ नहीं बल्कि एक फोर्स ही होता है, यानी कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है mg यही होता है। तो यहाँ पर लेटर सपोज g की जो वैल्यू है वो मैं 10 ले रहा हूँ समझने के लिए बस। तो अगर आप इसको 10 से गुणा कर देते हो तो जो इसका वेट है वो कितना हो जाएगा? 70 न्यूटन। और वहीं पर जब आप इसको पानी में पूरी तरीके से डूब जाता है तो अब ये कुछ पानी के अमाउंट को डिस्प्लेस कर देगा ऑब्वियसली। तो कितना पानी को डिस्प्लेस करेगा उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पाइप ऐसे खुला छोड़ दिया है, जिससे कि जैसे इसमें डूबे तो ये पानी क्या हो, जितना भी अब इससे ऊपर जाएगा वो पानी का पानी नीचे पूरा का पूरा गिर जाए। ठीक है, नीचे गिर जाए। अब इस पानी को आप इसका वेट कैलकुलेट कर लो तो आप देखोगे इसका जो वेट आ रहा है वो कितना आएगा। इसका जो मास होगा वो 1 kg और 10 आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो टोटल जो वेट हो जाएगा वो आपका 10 न्यूटन का हो जाएगा। तो आपने ये एक्सपीरियंस किया भी होगा, जब आप कुएं में बाल्टी को डुबोते हो कुएं में, तो आप देखते होगे कि जब तक आप इसको हवा में लटकाए रहते हो बाल्टी को तो वजन लगता है, जैसे ही ये पानी में डूब जाता है तो ये आपको हल्का लगने लगता है। क्यों? क्योंकि पानी भी नीचे से एक फोर्स लगाता है, तो अब ऊपर की तरफ ये फोर्स लगाएगा तो ऑब्वियसली आपको आसानी होगी, तो आपको लगता है कि ये हल्का हो गया, और वास्तव में ऐसा होता है। तो ये जो पानी यहाँ पर इसको डुबोने से जो पानी बाहर निकल के गिरा है 1 किलोग्राम, और उससे आपने जो वेट निकालिया 10 न्यूटन, तो यही जो फोर्स है इसी को हम लोग कहते हैं बॉयंट फोर्स। यानी ये जो बॉयंट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? जो फ्लूइड है, जो पानी है, कितना अमाउंट में ये डिस्प्लेस हुआ है इस टैंक से, उसका आप वेट निकाल लो। वही वेट जो होता है ये बॉयंट फोर्स होता है, और जो बॉयंट फोर्स होता है इसको हम लोग लिखते हैं वी रो जी। ये भी आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। वी जहां पर क्या है? वॉल्यूम है जो फ्लूइड है उसका, और रो डेंसिटी है जो फ्लूइड यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है, और जो जी है वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही, राइट। तो इतना बातें आप ध्यान में रखना, आर्किमिडीज ने इसकी व्याख्या करी थी। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस फिनोमिना, इनमें से कौन सा एक सरफेस यानी कि सतह पर होने वाली घटना है। तो देखिए, अगर हम सिंपल सा एग्जांपल ले पानी का, तो पानी का जो उबलना है, बॉइलिंग है, वो बल्क फिनोमिना है, यानी कि पूरा यहाँ पर जो पानी है वो उबलता है एक साथ। ऐसा नहीं है कि केवल सरफेस वाला ही पार्ट उबलता है। मेल्टिंग हो गया या फिर फ्रीजिंग, ये सारे के सारे बल्क फिनोमिना है। बट जो इवोपोरेशन है यानी कि पानी का वाष्प बन करके उड़ जाना, ये हमारा सरफेस फिनोमिना है, यानी सतह पर होने वाली घटना है। यानी कि जो इवोपोरेशन है वो सरफेस से स्टार्ट होता है, सरफेस वाला जो पार्टिकल्स होते हैं पानी के वो पहले वाष्प बन करके उड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे वाले भी एक ही साथ उड़ना शुरू हो जाते हैं। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कई सारे राइटर्स यहाँ पर जो मेल्टिंग है इसको भी बोलते हैं सरफेस फिनोमिना है, बट बोर्ड ने आपका इवोपोरेशन करेक्ट आंसर दिया था। सो आप भी इसी को मानो कि जो इवोपोरेशन है ये आपका सरफेस फिनोमिना है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीट इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन यानी अपच के इलाज के लिए इनमें से कौन सी दवा का यूज किया जाता है। तो अपच का मतलब कि आपके स्टमक में एसिड का बढ़ जाना, ठीक है, एसिड रिफ्लक्स होना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बेस का यूज करेंगे जो कि आपका होता है एंटासिड, यानी इसको न्यूट्रलाइज करना होगा। तो अब एसिड का अमाउंट बढ़ गया तो हमको ऑब्वियसली किसी बेसिक सॉल्यूशन का यूज करना होगा। तो जो एंटासिड होता है ये आपका एक क्षार होता है जिसका आप यूज करके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो इंडाइजेशन का। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ। तो यहाँ पर किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो किससे बढ़ती है। अब एक ऑब्जेक्ट है, इसका आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है 1/2mv²। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी वो मास पे भी डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रही है। बट ये बोला है कि किसी एक वस्तु का जब आप इसका मास बढ़ा दोगे तो ये कोई दूसरी वस्तु हो जाएगी, है कि नहीं, यानी ये ऑब्जेक्ट दूसरा हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर मास पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, सिंपली मास वही है। अगर आप इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाहते हो तो आप इसकी वेलोसिटी को बढ़ा दो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियसली आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। तो ये आपके स्पीड पर बस डिपेंड करेगा, बाकी फ्रिक्शन, टाइम या मास पर डिपेंड नहीं करेगा जब ऑब्जेक्ट केवल एक ही हो, ठीक है। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि द गैस इवॉल्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज। तो व्हेन सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 ये जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, ये हमसे पूछा है। सोडियम कार्बोनेट यानी कि आपका वाशिंग सोडा
बाकी जो आपका बेकिंग सोडा होता है उसको हम लोग बोलते हैं NaHCO3। याद करने के लिए मैंने आपको बताया था सोडियम बाई कार्बोनेट। देखिए बी से बाई और बी से बेकिंग सोडा, ठीक है, बी से बेकिंग सोडा। तो जब भी बाई आ जाए तो आप समझ जाओ ये बेकिंग सोडा वाला है NaHCO3। और Na2CO3 यानी वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा को जब HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये बन जाता है आपका NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस रिलीज होती है यहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। आप इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन रिस्पेक्टिवली इज। तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या क्रमशः बतानी है। तो आपने बचपन में काफी देखा होगा बेंजीन यानी C6H6, इसके स्ट्रक्चर को काफी आप जानते होगे, भली भांति परिचित हो गए इससे। ये आपका कुछ इस तरीके का हो गया, कार्बन कार्बन के 6 एटम और इनके साथ हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया। अब कह रहा है कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो जब भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे तो ये आपका होता है सिग्मा बॉन्ड, और जब भी आपको डबल बॉन्ड दिखे कार्बन कार्बन के बीच तो एक आपका सिग्मा और एक आपका पाई बॉन्ड हो जाता है इसमें। जब यहीं पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये आपके अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, तो एक सिग्मा यहाँ पर 2, 3, 4, 5 और 6 सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ से हो गए, ठीक है। प्लस एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है 7, 8 और 9, तो टोटल 3 और हो गए, 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो एक सिग्मा यहाँ पर भी और एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, टोटल 3 और आ गए। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 12 सिग्मा बॉन्ड। और वहीं पर अगर हम बात करें पाई बॉन्ड की तो इस डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड भी होता है। तो एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, तो टोटल 3 पाई बॉन्ड हो गए। तो 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट मेलेबल। इनमें से कौन सा सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? देखिए हिंदी में नाम से भी पता चलता है कि ऐसे मेटल्स जिन पे हम घात करें, चोट करें। तो अगर मेटल कुछ इस तरीके का है तो चोट करते करते इसको हम अगर पतले चादर में कन्वर्ट कर दें और ये टूटे भी ना, तो इसी को कहते हैं मेलेबिलिटी या आघात वर्धनीयता। और वहीं पर एक चीज होता है डक्टाइल, ठीक है, या डक्टिलिटी। तो ये क्या होता है, इसमें ये जो मेटल है इसको खींच कर या फिर इसको टेंशन दे करके, इनको खींच तान करके आप लंबा करके एक वायर बना दो, तो इसको हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी, यानी ये ज्यादा डक्टाइल है। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो मेलेबल है वो आपका है सिल्वर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वैसे तो सबसे ज्यादा जो मेलेबल होता है वो आपका गोल्ड होता है, बट गोल्ड कहीं ऑप्शन में है नहीं, सो सिल्वर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड वालों ने इसका आंसर सोडियम दिया था, पता नहीं क्यों दिया था, बट ये सोडियम भी मेलेबल है, बट इसके इतना नहीं है गोल्ड और सिल्वर के जितना। बाकी जिंक आपका देखिए नॉन मेलेबल है। वैसे तो जितने मेटल्स होते हैं सब मेलेबल ही होते हैं, बट जिंक नॉन मेलेबल है रूम टेम्परेचर पर। ये कब मेलेबल होता है? जब आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे। इसलिए आप देखते हो जिंक को पहले इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, फिर उसका पतला चादर बनाया जाता है। एल्यूमिनियम भी आपका मेलेबल है, बट इनके जितना नहीं, गोल्ड और सिल्वर के जितना नहीं। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है SnCl2 प्लस 2HgCl। ये आपका बना रहे हैं Hg2Cl2 प्लस SnCl4। तो इसमें पूछ रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर किसी का रिडक्शन हो रहा है, तो ऑप्शन देख करके बताइए। अब देखिए आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन जो होता है और रिडक्शन जो होता है, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन कहलाता है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये रिडक्शन कहलाता है। और ठीक उल्टा होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये रिडक्शन कहलाता है। तो ये दोनों चीजें तो आपको पता है, बट यहाँ पर ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, ना यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ना ऐड हो रहा है, ना ही हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो आपको एक और मैंने चीज बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कहलाता है ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कहलाता है रिडक्शन। तो आप देख लो यहाँ पर जो SnCl2 है इसके ऊपर +2 का चार्ज है, और ये जो Hg है यहाँ पर भी +2 का चार्ज है, और यहाँ पर देखो SnCl4 में Sn के ऊपर +4 का चार्ज हो गया है, और Hg2Cl2 पर यहाँ पर Hg के ऊपर +1 का चार्ज हो गया है। तो Sn पर +2 से ये +4 चार्ज हो गया, यानी कि जो Sn है
ये अपने एटम से इनके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनको लूज कर रहा है। लूज कर रहा है तभी तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो ये +2 से +4 हो रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, तभी +2 से +4 हो रहा है। तो ऑक्सीजन को सॉरी यहाँ पर जो आपका Sn है ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका? ऑक्सीडेशन। तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए +2 से +1 हो रहा है, इसका मतलब जो Hg है ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और जो कोई गेन करता है इलेक्ट्रॉन पर तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, तभी तो ये +2 से घट रहा है, +1 हो गया। तो इसका यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन में देख लो, SnCl2 इज ऑक्सीडाइज। बाकी Hg जो Cl है, HgCl2 ये कहीं पर नहीं दिया है कि ये रिड्यूस हो रहा है, इस वजह से केवल बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या प्रोडक्ट बनते हैं? आपको पता है कि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी को लेकर के सनलाइट के प्रेजेंस में जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इससे ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बचपन का पढ़ा हुआ चीज, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था। आगे है कि 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ 10 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस कॉम्बिनेशन इन टर्न्स इज कनेक्टेड टू थर्ड रेजिस्टर ऑफ 10 ohm, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में पढ़ लेना, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी इजी है। कह रहा है 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर यानी एक ही तरह के 10 ओम के रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हैं, और इनका ये जो कॉम्बिनेशन है वो आगे चल करके इनके साथ सीरीज में कनेक्ट है, वो भी 10 ही ओम का रेजिस्टर है। तो हमको कह रहा है अगर ये टर्मिनल ए है या टर्मिनल बी है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब पैरेलल को हम सॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है R1 R2 अपान R1 प्लस R2, या फिर आप अगर इक्वल रेजिस्टेंस हो तो आप समझ जाओ कि उनको हमको जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनसे डिवाइड कर देना होता है। जैसे यहाँ पे 2 रेजिस्टर है ना, तो इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 10/2। अगर 3 होता तो 10/3, अगर 10 ही के 3 अगर पैरेलल में होते तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 10/2 यानी कि 5 ओम। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे क्योंकि दोनों 10-10 हैं, तो 10 × 10/10 + 10 यानी 100/20, 20×5 100, तो 5 ओम। तो आप इसको हटा करके यहाँ पर इसको एक साथ आप लिख सकते हो 5 ओम, क्योंकि ये कंबाइन हो गए, पैरेलल सॉल्व आपने कर दिया, तो ये 5 ओम का रेजिस्टर हो गया। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब ये सीरीज में हो गया, ये 5 ओम और ये 10 ओम, तो ये दोनों मिलकर के अब कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे? 15 ओम। ठीक है, 5 + 10 क्योंकि सीरीज में जुड़ जाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड इज। तो डायमंड में कह रहा है कार्बन जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। तो डायमंड का स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरीके का देख रहे हो। अब इसमें जो एक कार्बन होता है वो 4 अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, उनसे बॉन्ड बनाए रहता है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, आउटर मोस्ट सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये अदर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे, उनके भी तो 4 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे इन कार्बन के, तो इनके इन 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ ये बॉन्ड बनाया रहता है। इसका मतलब है कि कोई भी यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो 0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर ये तो आपका कार्बन का एलोट्रॉप है ही डायमंड, साथ ही साथ जो ग्रेफाइट होता है ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन के एटम होते हैं ना, ये 3 अदर कार्बन के एटम के साथ बॉन्ड बनाए रहते हैं। तो अब की बार जो बॉन्ड बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, 3 ही कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन आउटर मोस्ट में तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर ग्रेफाइट का आपसे पूछे तो आप बताना एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, जिसकी वजह से इंसुलेटर होते हुए भी ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। बाकी जो फ्लोरीन होता है ये भी कार्बन का एलोट्रोप होता है, आप इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। टोटल 60 कार्बन के एटम इसमें होते हैं। फ्लोरीन ये भी आपका कार्बन का ही एलोट्रोप यानी कार्बन का ही अपरूप होता है, राइट। आगे है इफ द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस इज +2.0 डायोप्टर देन इट इज अ। पावर जो होता है किसी भी लेंस का वो होता है 1/f, जो f होता है यहाँ पर ये मीटर में होता है। अब हमसे फोकल लेंथ अगर हम यहाँ का निकाल लें, ठीक है, 1/p, p यहाँ पर 2.0 है, सो ये आपका आ जाएगा सिंपली 0.5 मीटर। आप देख सकते हो कि ये +2 है डायोप्टर, तो ये भी आपका प्लस में आ रहा है। तो अगर फोकल लेंथ प्लस में आता है लेंस का, तो इसका मतलब है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर नेगेटिव में आता, जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता, तो ये कॉनकेव लेंस हो जाता।
अब आपको ये भूल सकता है, मैंने आपको बताया भी था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, आप इसको कैसे याद रख सकते हो। याद रखने का आप सिंपली ट्रिक जानो कि जो मोटा है, ठीक है, जो मोटा है, देखिए बीच में मोटा है ना, और यहाँ पर ये जो कॉनकेव लेंस होता है ये पतला होता है, बीच में इसका पेट धसा हुआ है। तो जो मोटा होता है वो ज्यादा तगड़ा है, खाने पीने में अच्छा है, हर चीज में अच्छा है, और ये पॉजिटिव रहता है, हमेशा पॉजिटिव मार्क्स लेकर के आता है। जो कि पतला है, खाना खाता पीता नहीं, एकदम दुबला पतला है, हमेशा ये नेगेटिव मार्क्स लेकर के आता है। तो इसका जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, और इसका जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव। आप ऐसे याद रख सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रीबाउंड अप टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर ड्यूरिंग द कोलिजन, द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज। तो ये भी देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है कि एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, और कितने की हाइट से, 10 मीटर की हाइट से। जैसे ही ये जमीन पर इसका कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन होने के बाद फिर से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बट अब की बार ये 2.5 मीटर ही ऊपर जा पा रहा है, 10 मीटर नहीं। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुआ होगा तभी, नहीं तो ये पूरा का पूरा 10 मीटर चला जाता। तो कितना परसेंटेज लॉस हुआ है एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, वो पूछ रहा है हमसे। अब देखिए जब बॉल यहाँ पर था हाइट पर, तो इसमें था पोटेंशियल एनर्जी, और आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। तो सरलता के लिए मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो 1 kg है, ठीक है, क्योंकि दिया नहीं है m, तो ये आपका 1 हो गया, और g की वैल्यू भी मैं 10 मान ले रहा हूँ, 9.8 नहीं मान रहा हूँ, ताकि सरल रहे। h की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है 10 मीटर, तो आपका जो यहाँ पर एनर्जी है टोटल वो 100 जूल आ जाएगा। अब ये 100 जूल की एनर्जी यहाँ पर था, जैसे जैसे ये नीचे गिरा, इसका पोटेंशियल एनर्जी किसी ना किसी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो गिरते 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 इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, जब ग्राउंड पे पहुंचने से ठीक पहले यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अब मैक्सिमम हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है, ये मैक्सिमम हो जाएगी। कितना हो जाएगी, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी ऊपर था वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, और ये आपका 100 जूल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर। अब क्या होगा, इसका जैसे ही ये जमीन पर टकराएगा तो कुछ यहाँ पर एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि जब ये इसका कोलिजन होगा तो कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह की वजह से कुछ ना कुछ हीट जनरेट होगा। तो साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इन सब में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी, जिसकी वजह से बाल दोबारा जब ऊपर उछलेगी तो ये केवल 2.5 मीटर ही हाई जा पा रही है, पूरा 10 मीटर नहीं। तो यहाँ पर बस हम निकाल लेते हैं कि कितना एनर्जी है। अब अगेन आप देखिए ये हाइट पर है, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और आप जानते हो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा, और m की वैल्यू हमको पता है 1, हमने माना था 1, और g की वैल्यू हमने 10 माना है। हाइट इस टाइम पे 2.5 है, तो टोटल ये कितनी आ जाएगी आपकी एनर्जी, तो ये 25 जूल आ गया। तो आप देख सकते हो कि 100 जूल से, यानी यहाँ पर 100 जूल एनर्जी था काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में 25 जूल में। तो कितनी एनर्जी लॉस हुई है यहाँ पर, तो 100 - 25, दैट मीन 75 जूल एनर्जी लॉस हुई है। अगर यही परसेंटेज में आप देखोगे, तो हमें पूछा था काइनेटिक एनर्जी का कितना परसेंटेज, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 100 जूल थी, तो 100 जूल से ही हमको कंपेयर करना है। तो आप देख लो 100 में ये कितना परसेंटेज है, 75% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक फार्मूला भी यूज कर सकते हो कि हाइट का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, हाइट का जो डिफरेंस 10 और यहाँ पर 2.5, ये 7.5 है ना, और जो इनिशियल आपका हाइट है 10, डायरेक्ट अगर आप इनको डिवाइड कर दो तो भी आपका, और परसेंटेज निकालना है तो आप 100 से गुणा कर दो, तो 10 10 में 100, और 7.5 × 10 = 75%। तो डायरेक्ट आप कुछ सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि आप इस कॉन्सेप्ट से इसको देख सकते हो। अदरवाइज आप सिंपली हाइट का डिफरेंस देख लो, और जो इनिशियल हाइट है, ठीक है, उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आगे है, सोलर एनर्जी डैश जनरेट्स मोर पावर देन विंड एनर्जी। तो जो सोलर एनर्जी है ये कभी कभी समटाइम्स जनरेट्स मोर पावर देन विंड एनर्जी, अदरवाइज जो विंड एनर्जी होता है ये आपका ज्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है, ये ज्यादा एफिशिएंट होता है। अगर आपसे पूछे कौन ज्यादा एफिशिएंट होता है, तो आपको विंड एनर्जी बताना है, लेकिन कभी कभी जैसा एरिया हो, जैसा लोकेशन हो, वहां पर सोलर एनर्जी ज्यादा बिजली उत्पन्न करता है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोर्ड ने यही आंसर दिया था। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। तो इनमें से कौन सा नोबल गैस नहीं है, काफी आसान सवाल। जो हेलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। तो क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन ये जो तीनों हैं आपके इनर्ट हैं, हाइड्रोजन आपका इनर्ट नहीं है, इस वजह से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड मेंबर ऑफ द डोबेराइनर ट्रायड दैट आल्सो फीचर्स लिथियम एंड सोडियम। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल हैं। तो देखिए डोबेराइनर ने टोटल 3 ट्रायड दिए थे, कौन कौन से थे। अगर आपको भूल जाता है तो आपको पहले ग्रुप के एलिमेंट्स अगर पता है, हलीना करब, हलीना
करब सस्फर। और दूसरे ग्रुप के अगर आपको एलिमेंट पता है, बेमग का सरबारा, बेमग का सरबारा। और एक आपका हाइड्रोजन ग्रुप का यानी 17th ग्रुप का है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनके जो 3 ट्राइड्स थे, पहला ट्राइड ये था आपका, पहले एलिमेंट को छोड़ दीजिए तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और दूसरे ग्रुप के आप 2 एलिमेंट को छोड़ दीजिए तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम, ये दूसरा ट्राइड्स था उनका। और तीसरा जो ट्राइड्स था वो था आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इन्होंने जो डोब्राइनर ने ट्राइड्स दिए थे, उनका ये कहना था कि इसका जो पहला एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास जो है 7 है, और इसका जो थर्ड एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर लगभग 39 पॉइंट समथिंग है। तो इनके एटॉमिक मास का जो एवरेज है, एवरेज निकाल दीजिए। 39 + 7, 2 एलिमेंट है तो 2 से डिवाइड किया हमने, तो ये आपका 46/2 यानी कि कितना आ जा रहा है 23। तो पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो एवरेज है वही सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा, यानी कि 23। तो सोडियम का 23 होता है एटॉमिक मास। तो ये इनका कहना था। ऐसे आप दूसरे तीसरे में भी करके देख सकते हो, यही चीज आएगा। तो ये इनका ट्राइड्स था एटॉमिक मास पर बेस्ड। तो इसमें हमसे पूछा है बस लिथियम और सोडियम जिसमें शामिल है उसका थर्ड मेंबर कौन है, तो ये पोटेशियम है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है इंसुलेटर्स हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो हमको यहाँ पर इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी की रेंज बतानी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रेजिस्टिविटी पूछा है, रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर को बढ़ाओगे कम करोगे तो ये भी आपका कम या अधिक होगा, ये बदलेगा। बट रेजिस्टिविटी नहीं बदलती है टेम्परेचर बढ़ाने से, किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। बट रेजिस्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टेंस के ही प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 10⁻⁻8 से 10⁻6 ओम मीटर है, कितना कम रेजिस्टेंस है। तो कम रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये कंडक्टर होता है, आसानी से करंट को फ्लो होने देगा। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी आपका माइनस में, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ये आपका किसका रेंज हो जाएगा, कंडक्टर का, ठीक है। तो ये कंडक्टर्स के रेंज हो गए। बाकी आपका 10⁻6 से 10⁻8 ओम मीटर, ये भी देखिए आपका इंसुलेटर का ही रेंज है, पता नहीं कैसे ऑप्शन सेट किया गया है। और ये 10⁻12 से 10⁻17, ये तो ऐसे ही हमको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी 10⁻12 में है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन को देख करके। बट ये जो 10⁻6 से 10⁻8 ओम मीटर है, ये भी आपका इंसुलेटर के ही रेंज में आता है, ऐसा एनसीईआरटी में गिवन है। जो डाटा गिवन है एनसीईआरटी का, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी का जो डाटा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो एनसीईआरटी का डाटा है 10⁻8 से -6 तक कंडक्टर को इसने रखा है, और -5 से +4 तक सेमी कंडक्टर को, और 5 से 16 तक इंसुलेटर को। तो ये अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। बस आप इतना जानो, अगर माइनस में है तो कंडक्टर, और वहीं पर बहुत ज्यादा है प्लस में, यानी 10⁵ से ऊपर है तो समझो वो इंसुलेटर है, और इनके बीच में है तो वो आपका सेमी कंडक्टर होगा, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये आपको पता ही होगा कि कंडक्टर में क्या क्या आ जाएंगे। और सेमी कंडक्टर के आप याद रखना, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, गैलियम आर्सेनाइड। और इंसुलेटर्स में तो आप देखते भी होंगे इनको, डेली लाइफ, ग्लास, रबर, ऑयल, प्लास्टिक, डायमंड, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके इंसुलेटर्स हैं। आगे है अ कर्व्ड मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स इज कॉल्ड अ। तो एक जो कर्व मिरर होता है उसमें जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई सरफेस है वो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाकी जो उभरा हुआ पार्ट है उसको आपने पेंट किया हुआ है, तो ये आपका कॉन्केव मिरर होता है। बाकी ठीक इसका उल्टा आपका, यानी कि उभरा हुआ जो पार्ट होता है, आउटवर्ड वाला जो पार्ट होता है, वो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाकी इनवर्ड वाला जो कर्व है वो उसको आपने पेंट किया हुआ है, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। अगर बाई द वे याद नहीं होता है, वैसे तो इजी चीज है, आपको याद होगा, तो आप इसको हिंदी में याद रखिए, उत्तल दर्पण, यानी कि जो उभरा हुआ पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उभरा हुआ पार्ट या फिर उभरा हुआ से ऊ से उत्तल दर्पण, एक अगर आपको याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कॉनकेव मिरर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे है एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द मिरर, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज डैश इन डिग्री। हमको डिग्री में बताना है कि अगर यहाँ से एक रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे है किसी सरफेस पर, और वो ऐसे फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो आपको पता होगा कि नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे बनता है उसके बीच जो एंगल होता है उसको हम आई कहते हैं, और इसी नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल बनता है इसको हम आर कहते हैं, और ये आई जो होता है हमारा वो आर के इक्वल होता है। अब यहाँ पर ये आपका जो एंगल है वो दिया हुआ है 20 डिग्री, और ये देखिए आपका प्लेन मिरर के केस में ऐसा होता है, ठीक है, जब प्लेन मिरर हो तब आई इज इक्वल्स टू आर।
तो हमको बताना है कि ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच का ये जो एंगल है I प्लस आर वो कितना है। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल जो होगा वो प्लेन मिरर से कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये जो टोटल है ये 90 डिग्री है और उसमें 20 डिग्री ये दे ही दिया है, तो ये आपका कितना हुआ 70 डिग्री। और आई अगर आर के बराबर है तो ये भी आपका 70 डिग्री होगा। और हमसे यही तो पूछा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है, तो ये 140 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। आगे है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल है ये क्या करता है। तो ये जो कॉपर सल्फेट है ये नेचर में एसिडिक होता है और मैंने आपको बताया है पहले ही एक ऐसे ट्रिक करके, ठीक है, जो 3000 एमसीक्यूज की सीरीज मैंने कराई है, नीला अंबर, जिसमें नी फार होता है नीला और ला फार होता है लाल और अंबर से आप अम्ल लिख लो इसको। तो अगर एसिडिक नेचर है सॉल्यूशन का तो ये नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देगी। अगर एक आपको याद हो गया तो जो क्षार होता है उसको आपको याद करने की जरूरत है नहीं, इसमें ठीक उल्टा हो जाएगा, ये लाल को नीला कर देगा। तो यहाँ पर एसिडिक नेचर है तो ये नीले को लाल, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स लाइट ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द डैश हार्मोन ऑफ द अदर साइड ऑफ द शूट। तो पौधों में किस हार्मोन के प्रसार के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। आपने देखा होगा जो पौधे होते हैं वो जिधर जिधर सूर्य का प्रकाश जाता है उस साइड वो झुक जाते हैं, है कि नहीं। ये किसकी वजह से होता है, तो ये ऑक्सीन हार्मोन की वजह से होता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए जितने भी आपको दिए हुए हैं, चाहे एब्सिसिक एसिड या फिर साइटोकाइनिन या फिर जिब्रेलिन, ये सारे के सारे क्या है, हार्मोन से ही हैं। बट एकमात्र ये जो एब्सिसिक एसिड है ये एक ऐसा एसिड है जो पौधों को ग्रोथ होने से रोकता है, ठीक है, यानी ये ग्रोथ को रोकता है। बाकी ये जो आपको तीनों दिख रहे हैं हार्मोन्स, ये पौधे के ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, ये ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं और ये पौधों के ग्रोथ से रोकता है जो एब्सिसिक एसिड है, राइट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ द फॉलोइंग इज। तो ये मैंने आपको बार बार बोला है कि आप इसको हमेशा याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको जैसे भी ट्रिक बनाकर आप याद करो या फिर ऐसे ही, लेकिन याद करो। तो यहाँ पर देखिए आपका इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कैल्शियम आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो, क्योंकि ऊपर आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, फिर धीरे धीरे आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से आप देखिए कैल्शियम सबसे ऊपर है, फिर आपका एल्यूमिनियम है, ठीक है, फिर आपका एल्यूमिनियम है, फिर आपका निकेल है और फिर आपका लेड है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर रिएक्टिव है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। अमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली आप इतना जानो, जो रियोस्टेट होता है ये रेजिस्टेंस को मेजर करता है, बाकी जो वोल्ट मीटर होता है ये वोल्टेज को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर वोल्टेज और करंट दोनों को मेजर करता है, बट ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज यानी माइक्रो वोल्ट और माइक्रो करंट में, ठीक है, माइक्रो एम्पियर में करंट को मेजर करता है। इवन ये करंट के डायरेक्शन को भी बता देता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। बट यहाँ पर सिंपली हमसे पूछा है करंट को मेजर करने के लिए इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो आपको अमीटर ही बताना है, न कि गैल्वेनोमीटर, ठीक है, स्पेशली अमीटर की वजह से पूछा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे है कि व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन देन द गन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इलिस्ट्रेट न्यूटन्स विच लॉ ऑफ मोशन। तो ये भी इतना सरल सवाल है कि सबको इसका आंसर बता देगा, बताने की जरूरत नहीं है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पर इनमें से कौन से रेडियोधर्मी नहीं है। तो जितने भी आपको वायलेट कलर के एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। जो एक्टिनॉइड सीरीज है इनमें जितने भी 14 एलिमेंट है वो आपके क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। तो अब इतने सारे आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स याद करना उतना पॉसिबल नहीं है, मतलब है जरूर, बट इतना आप याद नहीं रख पाओगे, इतना लोड नहीं लेना है। आप जो ऑप्शंस में दिए गए हैं एक तो उनको याद रखो, और यहाँ पर जो मैंने लिखा है जो कॉमन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जैसे यूरेनियम, रेडियम, पोलिनियम और थोरियम, इनको तो आप याद रखो ही। देखिए जो यूरेनियम होता है, थोरियम और प्लूटोनियम ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन जो टाइटेनियम है ये आपका ट्रांजिशन मेटल है, सो यही आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर 92, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 और प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर 94। ये आपका है यूरेनियम, थोरियम और ये प्लूटोनियम, सारे के सारे एक्टिनॉइड सीरीज के ही एलिमेंट दिए गए हैं जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। बस एक टाइटेनियम ऐसा है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है।
सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इनको भी ध्यान रखना, एक जो पोलिनियम है यहाँ पर एटॉमिक नंबर 84, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रेडियम, ये जो रेडियम है ये इंपॉर्टेंट है। आगे है कि एटॉमिक नंबर्स ऑफ 4 एलिमेंट्स आर एज फॉलोज। ये आपको दिए गए हैं एटम, कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, फ्लोरीन, फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन। अब इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 एलिमेंट्स वुड बी केमिकली सिमिलर। तो देखिए, जब भी एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें 17वें ग्रुप की, जो हैलोजन ग्रुप होता है, उसके 2 एलिमेंट है फ्लोरीन और क्लोरीन, इनमें दिए गए हैं। बाकी आपका जो फास्फोरस है वो 15th ग्रुप में आता है और जो आर्गन है वो 18th ग्रुप में आता है। तो इनमें तो कोई केमिकल प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही है, बट ये एक ही ग्रुप के हैं तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो लगभग सेम होती हैं। सो फ्लोरीन एंड क्लोरीन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हैं, राइट। आगे है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन। तो इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता है। तो आपको पता होगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। सो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी साइंटिस्ट देखिए आए थे पहले, जैसे आपके जो मेंडलीव साहब हो गए, उसके बाद आपका या डोबेराइनर हो गए, ठीक है, डोबेराइनर साहब हो गए, या फिर जो न्यूलैंड थे, ठीक है, न्यूलैंड का जो ऑक्टेट रूल था, और डोबेराइनर के जो ट्रायड्स थे, ट्रायड्स, ये सारे के सारे किस पर बेस्ड थे? कहीं ना कहीं इनका रिलेशन एटॉमिक मास से था, एटॉमिक मास से। लेकिन मोजले साहब आए और इसको जब संशोधित किया इन्होंने तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर बेस्ड रखा आपके पीरियोडिक टेबल को। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके रहे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ठीक ठाक लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग इसी सीरीज में अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।